नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या कह लीजिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो मैं लेकर के उपस्थित हुई हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे यूपी के लिए आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या ट्रिपल एसपी या फिर एमपी का या फिर बीपीएससी, सभी स्टेट के जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करेंगे। आज 100 क्वेश्चंस हैं, तो आप थोड़ा सा बैठिए और चाय पानी भी ले लीजिए ताकि आपको आपका रिदम बना रहे, कंसंट्रेशन बना रहे। और मैं ये करना चाहूँगी कि जो भी इसमें इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको नोट डाउन करते जाइए। और साथ में आप, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, 5-10 मिनट अपने आप को दीजिए, उसके बाद वापस आइए। लेकिन जितना पढ़िए फोकस के साथ पढ़िए। एटलीस्ट 90% आपका माइंड में सेव होता जाए, 10% आप दोबारा रिवीजन के लिए रखिए। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठें। प्लस मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए फुल कोर्स फ्री में अवेलेबल है। कुछ क्लासेस मैं अभी दे रही हूँ संविधान की, कुछ क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लगभग सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेकिन फिर से मैं उनको रिवीजन और फिर से क्लासेस दे रही हूँ ताकि आपको एक फ्रेश कंटेंट मिल सके। तो आप सभी जुड़ सकते हैं। जिसको भी बिना 1 रुपया खर्च किए अपना टीजीटी पीजीटी निकालना है एक ऑथेंटिक कोर्स के थ्रू, एक सही डायरेक्शन के थ्रू, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। और यहाँ से सारी चीज़ें, आप चाहे कोर्स वीडियोज़ हो या फिर प्रैक्टिस, सब अवेल कर सकते हैं। आपको अपनी मेहनत करनी है, नोट्स बनाने हैं, बाकी सभी कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? ऑप्शन में आपके पास 4 हैं। बुर्जुआ राज, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज, सीमित सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुर्जुआ राज है ये मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये मेल नहीं खाता, बाकी सभी मेल खा रहे हैं, क्योंकि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है तथा इसके लिए सीमित राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। ठीक है, तो बाकी तीन जो हैं वो मेल खा रहे हैं, बुर्जुआ राज मेल नहीं खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस और वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चंस सब जाते रहते हैं, तो आपको वीडियो मिल जाए इसके लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य साधन है, साध्य नहीं या सिद्धांत है? किसका है? उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फासीवाद का, वैज्ञानिकवाद का। ठीक है, राज्य साधन है, साध्य नहीं है, तो ये है व्यक्तिवाद का। क्यों? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सबसे पहले ये व्यक्तिवाद का है। जो उदारवाद के प्रारंभिक चरण को व्यक्तिवाद कहा जाता है। व्यक्तिवादी विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, यानी कि व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में रखूंगी, और यदि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का, सबका? किसका चाहता है? तो ये चाहता है धनवानों का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, धनवानों का हित चाहता है। और उदारवाद राजनीति विज्ञान की प्रथम विचारधारा मानी जाती है, और उदारवाद के अंतर्गत जो व्यक्तिवाद है वो उदारवाद का प्रथम चरण माना जाता है। ठीक है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। सारी एक्सप्लेनेशन आप सुनते रहिए। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, और इसके केंद्र बिंदु में अगर हम देखें, उदारवाद के केंद्र में क्या है तो स्वतंत्रता है, और ये स्वतंत्रता से रंच मात्र भी समझौता नहीं करना चाहता है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए ओरली एक्सप्लेनेशन सुनते रहिए, और जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? समाजवाद में, उदारवाद में, वैज्ञानिक समाजवाद में, या फिर फासीवाद में? तो ये भी उदारवाद में है। जैसे कि हमने बताया कि उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है, और लॉक का मानना है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है।
ठीक है। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वो अपना अच्छा हित पर और अनहित समझ सकता है, उसमें राज्य को ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं। कौन कौन से? जीवन, स्वतंत्रता स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को इन्होंने सबसे ऊपर रखा है, सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो 3 प्रकार के इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, बी पोप का मुकुट, सी पवित्र रोमन सम्राट की बाइबल, या फिर डी कह रहा है कि रोम के मुख्य चर्च की घंटी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, ठीक है। ऑप्शन ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, फांसीवाद विश्वास करता है, किस पर करता है? राज्य दल से श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, सी कह रहा है कि राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और डी कह रहा है राज्य और दल एक ही हैं। किससे क्या है, किसमें विश्वास करता है? तो ऑप्शन यहाँ राज्य दल से श्रेष्ठ है, ये इसका मानना है। फांसीवाद क्या है? फांसीवाद एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है जो मानव जीवन के प्रत्येक आयाम पर नियंत्रण का दावा करता है। ये दल की तुलना में राष्ट्र को प्राथमिकता देता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, राज्य दल से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि फांसीवाद ने राज्य को माना है। क्या माना है? एक आवश्यक बुराई, एक विरोध की असमाध्यता का परिणाम और अभिव्यक्ति, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति, परिवार और गांवों का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। देखो फांसीवाद कहाँ पर? इटली में इसका जन्म हुआ था। इसके अनुसार राष्ट्र राज्य को आराध्य देव के रूप में इसने प्रतिष्ठित किया है और व्यक्ति का सब कुछ उसके चरणों में अर्पित कर दिया है, अकॉर्डिंग टू फांसीवाद। फांसीवाद का नारा क्या है? एक राष्ट्र एक दल एक नेता। फिर सुन लीजिए इसका नारा, एक राष्ट्र एक दल एक नेता, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। ऑप्शन में है अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी, अराजकतावादी। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, अभिजात वर्ग। देखो फांसीवाद का अर्थ वास्तव में उन तानाशाही पूर्ण शासनों में समझा जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। 1992 पे डेट याद रखिए, इटली में मुसोलिनी के द्वारा स्थापित हुई थी। सर्वाधिकारवादी राज्य का सिद्धांत है ये। फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवाद वर्ग की विचारधारा है, ठीक है। इसीलिए फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप अभिजात वर्ग द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट होगा। सारे ये नोट डाउन करते रहिए जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलेगा। तो देख लीजिए फांसीवाद एक क्वेश्चन ने उठाई है, इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में रखने की कोशिश की हूँ ताकि आपका फांसीवाद जो टॉपिक है वो कंफर्म हो जाए, उसमें सारे डाउट आपके हट जाएं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब यदि आज अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि तभी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। तो किसका नहीं करता है? समाज की निगमवादी समझ, प्रजाति उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही, आज्ञा पालन तथा अनुशासन। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन है आपका, फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। तो ये सर्वहारा की तानाशाही, इसका जो है समर्थन नहीं करता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि फांसीवाद का मैंने आपने बताया है, डेफिनेशन काफी सारी मैं इसकी दे चुकी हूँ, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता। जो सर्वहारा की तानाशाही ये मार्क्सवाद से संबंधित है वो इसका समर्थन करता है, ठीक है।
मार्क्सवाद से संबंधित है, सर्वहारा की तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है? कौन नहीं है? फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। बी, इसमें जाति सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है फांसीवाद की, तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। फांसीवाद साम्राज्यवाद में विश्वास करता है पर यह अंतरराष्ट्रीय कानून में निष्ठा नहीं रखता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून में निष्ठा नहीं रखता, बाकी सभी इसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? मार्टिन हेडेगर, जॉर्ज सोरेल, एल्फ्रेडो रोको और रूडोल्फ जेलिन। किसने किया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, एल्फ्रेडो रोको। एल्फ्रेडो रोको ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है, जबकि फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवाद की विचारधारा होने के कारण समाजवाद का सख्त विरोधी है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ये किससे संबंधित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य है, अनिवार्य सेवा राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य है, आदर्शवादी राज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप सभी को पता है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य में ही ऐसा माना जाता है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है इसमें व्यक्ति और समाजवाद में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। आगे देखेंगे, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का। उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का। उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट होगा, क्योंकि मैकगवर्न के अनुसार, ये आप थोड़ा सा नाम देख लीजिए, पीजीटी में पूछा जा सकता है। तो मैकगवर्न के अनुसार ये इन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्व का मिश्रण है। इसमें क्या है, एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद है। तो इसी तरह आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, और 1688 की क्रांति को उदारवाद की विजय के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार इस सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? समाजवाद, उदारवाद, व्यवहारवाद और सामंतवाद। तो किसने माना है? ये उदारवाद ने माना है। तो जैसा कि आपको हमने बार बार बताया है, उदारवाद के जनक जो है लॉक हैं। स्वतंत्रता, जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है, और निजी संपत्ति रखने और असीम संपत्ति संचित करने का अधिकार को उचित ठहराने के लिए इन्होंने तर्क दिए हैं, और इसीलिए इनको जो है पूंजीवाद का सच्चा समर्थक भी माना जाता है। तो ये सारी बातें लॉक के बारे में है, जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सारी डेफिनेशन जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते रहिए। एक एक शब्द सोने का है, यदि आप सीरियसली एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो। यदि आप सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर के, अपने सिलेक्शन को लेकर के, तो मेरा एक एक वर्ड सुनने का है, इसको आप नोट डाउन करते रहिए। लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज्यादा है, संख्या जो है क्वेश्चन की बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो आपके लिए नया है उसको पक्का लिखिए, जो आपको आता है उसको स्किप कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। यह किसने कहा है? किसने कहा है? CEM जोड ने कहा है, एस जेलास्की, CL वेपर या रैमजे मोर? किसने कहा है? तो ये रैमजे मोर का कथन है। ठीक है, रैमजे मोर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन CEM जोड का भी एक कथन बहुत ही मतलब क्या है, प्रसिद्ध है और अक्सर को आपके उसमें आता है, तो ये है, ये समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसका आकार कई लोगों ने पहन के बिगाड़ दिया है, ऐसा आता है। या फिर समाजवाद ऐसा टोप है जिसको कोई भी धारण कर सकता है, कुछ भी ऐसे आ जाता है। तो टोप से संबंधित समाजवाद को टोप किसने बताया है जिसको हर कोई पहन सकता है? तो ये CM जोड बताने वाले हैं। तो जोड और टोप इन दोनों को थोड़ा सा लास्ट में जाकर के मिल रहा है, और तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला है तो कौन है? रैमजे मोर। रैमजे मोर, मोर के कई सारे रंग होते हैं और इन्होंने भी गिरगिट का सा धर्म, रंग बदलने वाला गिरगिट की बात की है। तो आप मोर और गिरगिट बदलने का, गिरगिट के रंग का भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने माइंड में बिठा सकते हैं। ये कुछ छोटी चीजें हैं, इनको रिलेट कर देते हैं, मतलब इनका कुछ भी नहीं होता है, बट रिलेट कर देते हैं तो हमारा फिक्सेशन होता है। ऐसे ही मैं लर्न करती हूँ, जब भी करती थी ऐसे ही करती थी और आज भी ऐसे ही करती हूँ। मैं चीजों को रिलेट कर देती हूँ और एक बार से दोबारा उस चीज की तरफ नहीं जाती हूँ। जब पढ़ती हूँ तुरंत उसको तुरंत का तुरंत मैं रिलेट कर देती हूँ, कहीं किसी स्टोरी से, कहीं किसी भी चीज से। इवन इतनी मतलब बेकार चीज होती है कि लोग सुने तो हंस लें, लेकिन हंसने तो उनको, मुझे लोगों को सुनाना नहीं है, मुझे तो अपना फिक्सेशन करना है। तो आप भी यही कीजिए, फिक्सेशन कीजिए। जहाँ जैसे जो चीज पढ़ रहे हैं उसको कोशिश कीजिए वहीं पर फिक्स हो जाए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? सामाजिक न्याय की अवधारणा की बात हो रही है, कौन बल देता है? मार्क्सवादी हैं, उदारवादी हैं और व्यक्तिवादी हैं, बहुलवादी हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादी बल देते हैं। इनके अनुसार होता क्या है कि संसाधनों का वितरण सामाजिक व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा तो असमानता नहीं होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन 17 है, आदर्शवाद है क्या है? राज्य का समर्थक है, राज्य के विरुद्ध है, राज्य व व्यक्ति का समर्थक है, यह व्यक्ति का समर्थक है? किसका है? तो ये जो आदर्शवाद है वो राज्य का समर्थक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और इसके अनुसार राज्य साध्य है और व्यक्ति उसका साधन है, जबकि उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन देखेंगे अगला, और कह रहा है कि निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? कौन मानता है? तो ऐसा मानने वाले हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गलब्रेथ, मैकफरसन, कीन्स, रूजवेल्ट। तो ये मानने वाले हैं, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट होगा, गलब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य पूरी तरह अनावश्यक यानी कि सुपरफ्लुअस है। बी कह रहा है आवश्यक है। सी कह रहा है कि किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और डी कह रहा है कि ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यक है। देखो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आवश्यक है, जानते हैं क्यों आवश्यक है? क्योंकि मार्क्सवादियों के अनुसार क्रांति के पश्चात तुरंत साम्यवाद की अवस्था नहीं आती है। ठीक है, इससे पहले सर्वहारा अधिनायकत्व की अवस्था स्थापित होती है। फिर धीरे धीरे पूंजीवाद जब लुप्त हो जाता है तो उसी के साथ साथ धीरे धीरे राज्य भी लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो समाजवाद, ठीक है, क्रांति के बाद समाजवाद जो है आवश्यक है। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन नौ उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? नौ उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं कौन सा है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है बाजार संसाधनों का सर्वोच्च इस्तेमाल करता है। बी कह रहा है वर्ण के पास
वर्ण के परास्त को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। सी है एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अव्यापी होती है। डी निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा प्रमुख तर्क नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है नौ उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन ए है नौ उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है एवं यह आधुनिक साम्राज्यवाद है। बी है नौ उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है। सी इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा एवं उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण आदि संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, नौ उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है। सही जो है वो आपको बताना है, तो ऑप्शन डी जो है वो सभी उपर्युक्त सभी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है और यहाँ पर सूची है, कूट का पे इस्तेमाल करके आपको सही आंसर देना है। विकासवादी समाज, वैज्ञानिक समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद और अराजकतावाद, 4 यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो विकासवादी समाजवाद है ये किसका है, ये बर्नस्टीन का है। ठीक है, यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं। फिर वैज्ञानिक समाजवाद वेरी फेमस है, सभी को पता है, कार्ल मार्क्स का है, तो यहाँ पर हम 1 कर लेंगे। काल्पनिक समाजवाद सभी को पता है, तो वैसे तो काल्पनिक समाजवाद का जो ये जनक हैं ये रॉबर्ट ओवन महोदय माने जाते हैं, बट यहाँ पर रॉबर्ट ओवन नहीं है, तो ये सेंट साइमन जो है इसी से संबंधित हैं, सेंट साइमन काल्पनिक समाजवाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं। अराजकतावाद ये क्रोपोटकिन है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर कौन सा राइट हो रहा है, ए राइट हो रहा है, 3 1 2 4। चलिए देखेंगे 23rd नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कृति को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है। सविर्सिज्म आफ्टर मार्क्स को, या फिर ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को। 4 ऑप्शन है। तो जो मार्क्स की प्रसिद्ध कृति है वो दास कैपिटल है और उसी को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है। इस पुस्तक में जो मार्क्स ने क्या किया है कि पूंजीवाद के शोषणकारी रूप का व्यापक वर्णन किया है। तो साम्यवाद की बाइबल कौन है, दास कैपिटल है, दास कैपिटल है। आगे देखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकॉर्डो, लास्की। तो ये एडम स्मिथ की है। वेल्थ ऑफ नेशन आती कब है, 1776 में आती है। ठीक है, 1776 में आती है, एडम स्मिथ के द्वारा ये लाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो रहा है। इसमें उन्होंने व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करते हुए हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, किस पर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका ए राइट होगा, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए और बाकी सभी कार्य वो कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जितने भी लोग जुड़े हैं सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आती रहेंगी, टेस्ट पेपर आपके आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक करना बनता है, उसके बाद आप शेयर और सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हरेक से अपनी क्षमता के अनुसार, हरेक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है, पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी, किसका है। तो देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, साम्यवादी। ठीक है,
ये मार्क्सवाद की विचारधारा से संबंधित है और उसमें मार्क्स कहते हैं कि आवश्यकता के हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजें मिले और अपनी क्षमता के अनुसार उसको उससे कार्य लिया जाए। आगे देखेंगे, आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? रिकार्डो ने, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर एडम स्मिथ? तो यहाँ पर आर्थिक मानव की संकल्पना एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की है, एडम स्मिथ। ठीक है, उदारवादी विचारक हैं एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक अभी भी हमने बताई वेल्थ ऑफ नेशन है, जिसमें व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता की वकालत इन्होंने की है और इनका कहना है कि राज्य को व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? कौन है? बेंथम है, हर्बर्ट स्पेंसर है, लास्की है, एडम स्मिथ है। तो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक जो आपके हैं एडम स्मिथ महोदय हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में रखता हूँ, यह कथन निम्न में से किसका है? जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या महात्मा गांधी? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। समाजवाद के संदर्भ में ये कहा इन्होंने कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में रखता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन निम्न में से किसका है? ठीक है, सेलरस, रसेल, रॉबर्ट बर्नार्ड शॉ। तो ये जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने समाजवाद को परिभाषित करते हुए ऐसा कहा है। ठीक है, कि समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन डी वहां पर राइट हो रहा है। अगला है, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, कथन किसका है? कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, स्टालिन है, माओ से तुंग है। तो ये जो है साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, ये लेनिन का कथन है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, व्यक्तिवादी विचारक को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य किसका है? प्रमुखता सत्य है या असत्य है या अर्थहीन है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? चार ऑप्शन है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है राइट होगा, ऑप्शन ए। देखो ये सही कैसे हो रहा है वो भी समझ लीजिए। जो व्यक्तिवादी हैं राज्य को अनिवार्य बुराई मानते हैं और ये कहते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा राज्य करता है, इसलिए ये आवश्यक है। लेकिन बुराई इसलिए है, आवश्यक है, लेकिन बुराई क्यों है? बुराई इसलिए क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता में ये बाधक है। जबकि अराजकतावादी राज्य के विरोधी हैं और ये राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये प्रमुखता सत्य है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में आपका कथन है, फांसीवाद प्रजातंत्र का शत्रु है। तर्क है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से नष्ट करता है। ऑप्शन में आपके कोट में दिए गए हैं, ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही विवेचना है, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, इस तरह से दिए हैं। आपका ऑप्शन जो है पहला सही होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं इसमें और आर ए का सही विवेचन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एडम स्मिथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे हस्तक्षेप के पक्षधर थे किंतु न्यूनतम राज्य के नहीं। सेकंड कह रहा है, उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं श्रम नियमों में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन किया था। तो देखो ये एडम स्मिथ के संबंध में दोनों ही सेंटेंस सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए एवं फर्स्ट एवं सेकंड दोनों ही राइट हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए।
राज समाज की अधिसंरचना का एक घटक है। सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन कर दिया जाएगा। सी कह रहा है कि राज्य समाज में विरोध है, पूर्ण वर्ग विभाजनों की रचना है। डी कह रहा अधीनस्थ वर्गों के लिए सदैव अधिनायकवादी होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन नहीं होगा, बल्कि जो सर्वहारा क्रांति के बाद समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी और फिर जो है राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, राज्य धीरे धीरे लुप्त होगा, ना कि उसका बलपूर्वक उसका उन्मूलन किया जाएगा। तो ये रॉन्ग है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिकारवादी राज्य की विशेषता नहीं है? ए, सार्वजनिक हितों को सरकार परिभाषित करती है। राजनीतिक विरोध देशद्रोह है। सी कह रहा है राज्य की विचारधारा ही आनंद को परिभाषित करती है। डी कह रहा है सरकार की मुख्य रूप से करारोपण, विदेश नीति, कानून और व्यवस्था तक सीमित रहती है। तो जो सर्वाधिकारवादी राज्य की विशेषता डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये करारोपण, विदेश नीति और कानून तक ही नहीं सीमित रहती, बल्कि ये सभी क्षेत्रों तक अपना जो है आधिपत्य रखती है। और ये तानाशाही व्यवस्था है, सब कुछ राज्य के अंतर्गत, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जो है सर्वाधिकारवादियों का मानना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के प्रकारात्मक दृष्टिकोण की कमजोरी है? ये कह रहा है या किसी भी संस्था को जो व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है राज्य के साथ जोड़ देती है। बी कह रहा है या राज्य को ऐसी संस्था के रूप में देखती है जो वर्गहीन समाज को स्थापित करेगी। सी कह रहा है या राज्य के प्रति गैर आलोचनात्मक भक्तिभाव विकसित करती है। डी कह रहा है या उन संस्थाओं के बीच अंतर नहीं कर पाती जो राज्य के भाग हैं और जो राज्य के बाहर हैं। 4 ऑप्शन आप यहाँ पर दिए गए हैं। राज्य के प्रकारात्मक दृष्टिकोण की कमजोरी यहाँ पर देखनी है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्या है, यह किसी भी संस्था को जो व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है राज्य के साथ जोड़ देती है। यही जो है राज्य की प्रकारात्मक जो दृष्टिकोण की कमजोरी है, बाकी सभी इसकी विशेषताएं में आ जाती हैं। बी सी डी इसकी विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। उदारवादी नौकरशाही की आलोचना वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में करते हैं। सेकंड है, नौ दक्षिणपंथी नौकरशाही को स्वार्थी और अकुशल बताते हैं। जबकि तीसरा कह रहा है कि मार्क्सवादी नौकरशाही की भर्त्सना खुलेपन और जवाबदेहिता की कमी के लिए करते हैं। 3 ऑप्शन है, इसमें कौन से आपके राइट हैं? यहाँ पर कूट भी होना चाहिए, जो कि दिया नहीं गया है। तो आपका यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन ये सही होगा? यहाँ पर दूसरा और तीसरा ये दोनों ही राइट हैं। दूसरा भी राइट है, तीसरा भी राइट है, और ये पहला जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर राइट है। सेकेंड एंड थर्ड कूट दिया होता तो सेकेंड एंड थर्ड वाला आपका सही हो जाता, कूट यहाँ पर नहीं दिया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य को पीछे धकेलो निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है ये? निजी और उदारीकरण से, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, वैश्वीकरण और कल्याणवाद, विकास और वैश्वीकरण, उदारीकरण और आधुनिकीकरण। तो राज्य को पीछे धकेलो ये अवधारणा निजीकरण एवं उदारीकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। उदारवाद जो है हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। आगे देखेंगे, उदारवाद निश्चित दर्शन बना, कब बना? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, या फिर वर्तमान शताब्दी में? 3 शताब्दियां, 17वीं, 18वीं और 19वीं, साथ में वर्तमान। तो किस में बना ये? यहाँ पर निश्चित दर्शन बना, इसकी बात हो रही है। उदारवाद का प्रारंभ कहाँ से होता है? 17वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ जो है देखने को मिलता है। लेकिन जो उदारवाद है ये एक दर्शन के रूप में 18वीं शताब्दी में प्राप्त होता है। ठीक है,
तो 18वीं शताब्दी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 17वीं में इसकी शुरुआत होती है, 18वीं में ये एक दर्शन के रूप में जाना जाने लगता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? परिवर्तन की मूल सच्चाई ईश्वर है, मनुष्य का विचार वास्तविक सच्चाई नहीं है, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है, प्रकृति परिवर्तन का मार्ग है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है, ये राइट हो जाएगा। ये मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का यही आधार है। मार्क्स ने पहली बार यह कहा था, इसकी व्याख्या की थी कि आर्थिक संबंध जिसमें उसका आशय उत्पादन की शक्तियों तथा वितरण प्रणाली से है, ये समाज में बदलाव के रूप में इन्हीं से बदलाव आता है, ऐसा इन्होंने बोला था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से कौन एक उदारवाद की मूल्य मान्यता नहीं है? उदारवाद की मूल्य मान्यता नहीं है, कौन सी नहीं है? अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। तो यहाँ पर उदारवाद की मूल्य मान्यता कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। ये जो है मूल्य मान्यता नहीं है, क्योंकि उदारवाद का जन्म सामंतवाद के पतन के बाद होता है और ये उदारवाद बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? लोकतंत्र, आदर्शवाद, साम्यवाद, व्यवहारवाद। यहाँ पर अधिनायक तंत्र किसका विलोम है? तो लोकतंत्र का विलोम है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सत्ता होती है वो मंत्रिमंडल में निहित होती, जबकि अधिनायक तंत्र है इसमें एक व्यक्ति में निहित होती है। तो ये अंतर हो जाता दोनों में, जस्ट अपोजिट। तो ये विलोम लोकतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा वहां पर। आगे है, वे अधिकार को व्यक्तिगत नेतृत्व या प्रभाव की एक मिसाल के रूप में देखते हैं। एक गुण जो असामान्य रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के पास होता है, वे क्या कहलाते हैं? अराजकतावादी, फांसीवादी, धार्मिक कट्टरपंथी, रूढ़िवादी या फिर साम्यवादी। यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका फांसीवादी राइट होगा। फांसीवादी जो है अधिकार को व्यक्तिगत नेतृत्व या प्रभाव की एक मिसाल के रूप में देखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ है रॉबर्ट मिसेल्स ने, मैक्स वेबर ने, पेरेटो और डी ऑप्शन है आपका मोस का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, रॉबर्ट मिसेल्स, ऑप्शन ए। इन्होंने जो है संगठनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और बताया, और जो है अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक कार्यकलाप में मनुष्य एक असीम और अथाह समुद्र में तैरते रहता है। वहां न बचाव के लिए कोई बंदरगाह होता है और न लंगर के लिए कोई थाह, न कोई प्रारंभक स्थान होता है और ना ही कोई निर्धारित गंतव्य। यह उद्यम है समतुलन में तैरते रहना। समुद्र मित्र और शत्रु दोनों का होता है। यह कथन किसका है? तो ये बड़ा ही लंबा चौड़ा कथन है। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन जो है ऑक्सफोर्ड के द्वारा दिया गया है। इतना जो है विस्तृत कथन दिया गया है ऑक्सफोर्ड के बारे में, ऑक्सफोर्ड ने दिया है इसे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? लोकतंत्र का सिद्धांतकार कौन नहीं है? एलेक्स डी टॉकविले, जे रूसो, जे मिल, ई नीत्से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा सिद्धांतकार जो है लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सही आंसर ई नीत्से। बाकी के जो तीनों हैं इन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांतकार हैं, और जो नीत्से हैं ये जर्मनी के दार्शनिक थे, और मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद एवं परिघटना मूलक चिंतन के विकास में नीत्से की काफी अच्छी भूमिका देखी जा सकती है।
ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को सभी लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। 48 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, किसने कहा यूनान में एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम की। ऑप्शन में आपके पास गार्नर है, विलोबी है, अरस्तु है और गेटल है। चार ऑप्शन है, किसने ऐसा कहा है, तो ये कहने वाले गेटल हैं। गेटल ने कहा है कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया है, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम की है। गेटल महोदय ऐसा कहते हैं, ठीक है। और किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इसका मुझे आंसर चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे कि किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इनकी पुस्तक का नाम मैं बता देती हूँ, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। इस पुस्तक में कहा गया है, लेकिन किस विचारक ने कहा है उसका नाम आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक प्रकार से इतिहास के अंत के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण। यह किसका विचार है। मैकइंटायर है, डेनियल है, फ्रांसिस फुकुयामा है या फिर मिल्टन फ्रीडमैन है। तो ये बहुत ही फेमस कथन है और आप सभी को पता है कि ये जो फ्रांसिस फुकुयामा है, इन्होंने ऐसा बोला था। ऑप्शन सी, इनका एक बहुत ही प्रख्यात लेख था इतिहास के अंत के रूप में, इसी में इन्होंने ये बातें कही थी। चलिए देखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है। लोकतंत्र के दो विपरीत मॉडल प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र को क्रमशः क्या कहा जाता है। दो विपरीत मॉडल हैं लोकतंत्र के, प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है। रूढ़वादी और उदार लोकतंत्र कहा जाता है, या फिर बी ऑप्शन है औपचारिक और अनौपचारिक लोकतंत्र। सी कह रहा है आवश्यकता आधारित और चाहत आधारित लोकतंत्र। डी कह रहा है संगठित और असंगठित लोकतंत्र। तो ये जो बी ऑप्शन आपका सही होगा, औपचारिक और अनौपचारिक लोकतंत्र कहा जाता है। जो लोकतंत्र के दो विपरीत मॉडल हैं, प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र, तो इनको औपचारिक और अनौपचारिक लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 51 नंबर क्या कह रहा है कि लोकतंत्र की स्थापना के संबंध में राज्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह तर्क किसने दिया है। यहाँ पर एस.एच. रूडोल्फ हैं, पैट्रिक हेलर हैं, अतुल कोहली हैं, नीरजा जयल हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से आपको सही देखना है। तो जो नीरजा जयल है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नीरजा जयल, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जो है डी ट्रिपल एस बी की पीजीटी में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। नीरजा गोयल जयल जेएनयू की प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड स्टेट, जो कि 1999 में 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में राज्य, समाज और लोकतंत्र के बीच संबंधों का परीक्षण इन्होंने किया है। और इनका परीक्षण आधारित कैसे है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राज्य अपने तीन महत्वपूर्ण लक्ष्य लोक कल्याण, पंथ निरपेक्षता और विकास की प्राप्ति के संबंध में कैसे आगे बढ़ा है। तो इन सब बातों पर इनका ये विश्लेषण है। चलिए देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन। 52 नंबर क्या कह रहा है कि एक लोकतंत्र में टॉकविल द्वारा धर्म की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। नहीं देखना है, टॉकविल के अनुसार सत्य कौन सा नहीं है। पहला है, धर्म पर उनका असाधारण जोर इसलिए था क्योंकि वे इसे फ्रांस और यूरोप के अन्य ईसाई राज्यों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। बी कह रहा है, उनका मानना था कि परिस्थितियों की समानता के कारण लोकतंत्र को नैतिक झूठ की आवश्यकता होती है, इसलिए धर्म की आवश्यकता होती है। सी, उन्होंने धर्म की उपयोगिता की ओर इशारा किया और केवल एक धर्म की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित किया। डी, उन्होंने धर्म को एक राजनीतिक संस्था के रूप में माना जो एक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो टॉकविल के अनुसार आपको धर्म को देखना है, मान्यता, धर्म की मान्यता को देखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर
क्या है, पूछ कौन सा रहा है कि जो सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी एलेक्सी डी टॉक्विले, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो एलेक्सी डी टॉक्विले 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का एक प्रसिद्ध राजनीतिक और इतिहासकार थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी के जो लोकतंत्र की समस्याओं पर विस्तृत प्रकाश डाला है और धर्म संबंधी अवधारणा के विषय में अगर हम ये सारी चीजें देखते हैं तो जो ऑप्शन सी है ये सही नहीं है, बाकी के सभी जो है सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं में से एक नहीं है। कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं में से कौन सा एक नहीं है। पहला है कल्याणकारी राज्य शब्द का इस्तेमाल सोशलिस्ट स्टेट शब्द के साथ परस्पर किया जा सकता है। बी कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य आर्थिक स्थिरता और प्रगति की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि सार्वजनिक नीतियों द्वारा अर्थव्यवस्था में तीव्र उछाल और हलचल के चक्र को खत्म करने की मांग करती है। सी कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य सार्वजनिक नीतियों की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पूर्ण रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। और डी कह रहा है मान्यता कि समुदाय का प्रत्येक सदस्य केवल इसलिए कि वह एक इंसान है न्यूनतम जीवन स्तर का हकदार है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। ठीक है, नहीं पूछ रहा तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि जो कल्याणकारी राज्य हैं ये अपने जो नागरिक हैं उनके कुशल क्षेम और उनकी कल्याण खैरियत इन सभी को ध्यान में रखता है। और कल्याणकारी राज्य का उदय कब होता है, तो 20वीं शताब्दी में होता है। 20वीं शताब्दी में जो प्रहरी राज्य यानी कि जिसके बहुत एक न्यूनतम राज्य जो कि सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के वाला राज्य होता है, उसके विरोध में ये आया था कल्याणकारी राज्य। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कल्याणकारी राज्य शास्त्रीय उदारवाद के निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम है। शास्त्रीय उदारवाद के, ठीक है, नौ यथार्थवाद, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद और समाज की मार्क्सवादी व्याख्या, किसमें परिवर्तन है, तो जो सी है राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद राइट होगा, क्योंकि जो उदारवाद है ये दो में डिवाइड होता है। ठीक है, किसमें, नकारात्मक और सकारात्मक। जो नकारात्मक होता है वो व्यक्तिवाद, जो व्यक्तिवादी उदारवाद है व्यक्तिवाद के रूप में आ जाता है, और जो सकारात्मक होता है सकारात्मक वो कल्याणकारी राज्य में परिणित हो जाता है। तो जो नकारात्मक होता है वो व्यक्तिवादी के रूप में परिणित होता है और सकारात्मक कल्याणकारी के रूप में परिणित हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 55 नंबर का क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य के लिए सकारात्मक उदारवाद का औचित्य निम्नलिखित में से कौन सा है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बढ़ाता है, यह विभिन्न वर्गों के बीच अधिक समानता लाता है। सकारात्मक उदारवाद का औचित्य पूछा जा रहा है क्या है, तो यहाँ पर नीचे कोड भी दिए गए हैं और यहाँ ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही सही हैं। थर्ड या सामाजिक न्याय प्रदान करता है, तीसरा ये है, तो तीनों ही यहाँ पर सही हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना एमपी के पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था कि जो 5 बुराइयां हैं, 5 बुराइयों के जो लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा 5 बुराइयों को समाज की या राज्य की या नागरिकों की 5 बुराइयों को दूर करने का बात की गई, तो कौन कौन सी बुराइयां हैं, तो इसके समझते हैं। कल्याणकारी राज्य का आशय क्या होता है, ये ऐसे राज्य से है जो अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है, अपने नागरिकों के कुशल क्षेम के लिए कार्य करता है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को लोक कल्याणकारी राज्य का घर माना जाता है। ठीक है, ब्रिटेन है क्या, जो कल्याणकारी राज्य है उसका घर माना जाता है, क्योंकि विलियम बेवरिज ने अपनी रिपोर्ट 1943 में दी थी। इसमें 5 बुराइयों के समापन के लिए राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप का समर्थन किया था।
ठीक है। और इस समय पीएम कौन थे वहां? क्लेमेंट एटली थे, पीएम थे ब्रिटेन में। और ये 5 बुराइयां कौन सी थी? ठीक है, ये 5 बुराइयां देख लीजिए आप। अभाव नंबर 1, अभाव 2, रोग 3, अज्ञानता, अज्ञानता 4, दरिद्रता, ठीक है, और 5, बेकारी। इन 5 जो अभाव थे, ये जो 5 बुराइयां थी, इनको दूर करने के लिए राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप की मांग की थी वेवरिज ने, जो विलियम वेवरिज हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। और जो विलियम वेवरिज की रिपोर्ट है उसको पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लीजिए, इतने डेप्थ में क्वेश्चन पीजीटी में आते हैं, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। विलियम वेवरिज की जो रिपोर्ट है ये भी देख लीजिए, इस रिपोर्ट को क्या मानते हैं? पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी। तो ये वेवरिज की रिपोर्ट का नाम भी ये विख्यात है। देख लीजिए, ये सारी चीजें हैं। अब आगे हम चलते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य द्वारा नागरिकों को न्यूनतम की गारंटी दी जानी चाहिए। जीवन स्तर, घर, संपत्ति, जमीन, 3 चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा, जीवन स्तर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि जो वेवरिज की रिपोर्ट दी थी 1942-43 में, कल्याणकारी इसी रिपोर्ट से कल्याणकारी राज्य की शुरुआत मानी जाती है। इसकी शुरुआत कहाँ? इंग्लैंड में हुई। कल्याणकारी राज्यों में बीमारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा आदि की गारंटी दी गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर वही है, कारण और अभिकथन दिया गया है। अभिकथन आपका क्या कह रहा है कि वर्तमान कल्याणकारी राज्य वह बन गया है जिसे अधिकतम राज्य, मैक्सिमल स्टेट कहा जा सकता है। आर, ऐसा लगता है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य का अंत हो सकता है। तो ऑप्शन में कूट में आपकी वही है, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये 4 ऑप्शन जो आपके चिर परिचित ऑप्शन है वो दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि इनमें से किसी व्यक्तित्व ने कहा, लोकतांत्रिक सरकारों को न्याय और अधिकार से संबंधित मतभेदों का सम्मान करने के लिए समझौता शामिल करना चाहिए। जॉन रॉल्स हैं, बर्टन ज्यूबैक हैं, टी.एच. ग्रीन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। किसने ऐसा कहा? तो जो बर्टन ज्यूबैक है, ये इन्होंने कहा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। DSSB में पूछा गया ये क्वेश्चन है, DSSB में पूछा गया ये क्वेश्चन है पीजीटी में। बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल भी हल्के में इस एग्जाम को ना लें, ठीक है। आगे देखेंगे 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य ने समाज के हितों के साथ संप्रदाय के हितों को समेटने का प्रयास किया ताकि पूंजीवादी व्यवस्था की अनिवार्यताओं को एक समय में संरक्षित किया जा सके, साथ ही इसके दुष्परिणामों को दूर किया जा सके। बी कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य ने समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता को मिलाने का प्रयास किया। सी कह रहा है राज्य का उद्देश्य न केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है बल्कि सामान्य हितों की सेवा करना और कल्याणकारी सेवाएं करना भी है। डी कह रहा है कल्याणकारी राज्य ने राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं का मुक्त बाजार नीतियों के साथ मिलाने का प्रयास किया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप चारों ऑप्शन देख सके। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी, राज्य का उद्देश्य न केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखना बल्कि सामान्य हितों की सेवा करना और कल्याणकारी सेवाएं करना भी है। तो क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ये सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। चलिए आगे देखेंगे
अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? कल्याणकारी राज्य का समर्थक कौन है? लेनिन है, बेंथम है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर जेएस मिल है? तो कौन है इसमें? तो देखो, लेनिन, बेंथम, जेएस मिल, इन सबका कल्याणकारी राज्य से ये समर्थक नहीं है, लेकिन हाँ, जवाहरलाल नेहरू जो है ये समर्थक हैं, कल्याणकारी राज्य के समर्थक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। किसका मिश्रण है? समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो नहीं दिया गया है। चलिए एक आंसर जोड़ते हैं। कल्याणकारी राज्य मिश्रण किसका है? ये उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। उदारवाद और समाजवाद, समाजवाद का मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है डी राइट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है, एक उद्देश्य है, न माध्यम है न उद्देश्य है, और डी कह रहा है कि ये एक अवयव है। क्या है यहाँ पर? तो ऑप्शन ए, ये एक माध्यम है। कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य क्या है? एक माध्यम है, क्योंकि राज्य की कल्याणकारी जो धारणा है वो राज्य को सेवा के माध्यम के रूप में देखती है और इसे इस सेवा से जुड़ी हुई क्रिया और प्रक्रिया के रूप में देखती है। तो ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ इसलिए सही होगा। 63 देखेंगे, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है। इसका कारण है राष्ट्रीय संप्रभुता संपन्न राज्य का उदय, धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय, सी कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, और डी कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उदय। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य का उदय। ठीक है, लॉर्ड बेवरेज की रिपोर्ट जो 1993 में है उसको ये श्रेय जाता है। इस रिपोर्ट को पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी बोलते हैं। 5 प्रकार की बुराइयों को दूर करने की इसमें बात की गई थी। उस समय पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। उन्हीं के समय में ये कल्याणकारी जो है योजना वहां पर शुरू कर दी गई थी, इसीलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? मैकाइवर का है, अब्राहम का है, लास्की का है, कांट का है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। किसका है? तो ये लास्की का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रजातंत्र के किस प्रकार को भारत ने स्वीकार किया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक गणतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र? तो भारत ने किस प्रकार जो लोकतांत्रिक गणतंत्र है, आपके प्रस्तावना में भी है लोकतांत्रिक गणतंत्र की जो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ये शब्द दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी है? जेम्स ब्राइस हैं, ए लावेल हैं, जॉन सीले हैं या ए बी डायसी हैं? किसके द्वारा जो है ये परिभाषा दी गई है? ये परिभाषा जॉन सीले के द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नहीं पर गोला करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है वी पेरेटो, जी मोस्का, रॉबर्ट मिसल्स, डेविड ईस्टन। 4 हैं यहाँ पर। ऑप्शन जो है बहुत ही क्लियर है। जो लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतकार, उसमें पेरेटो, मोस्का, मिसल्स ये सब आ जाते हैं। ये लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं और इसे निरर्थक मानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि शासन सदैव मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होता है, बाकी के सभी जो हैं सहयोगी की भूमिका में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, डेविड ईस्टन। ये नहीं है, बाकी सभी हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से। आगे देखेंगे 68 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से कौन है?
अविजन सिद्धांत की बात हो रही है, परेटो है, मोस्का है, मिसल्स हैं और उपरोक्त सभी हैं। तो जो अविजन सिद्धांत के प्रतिपादक है इसमें उपरोक्त सभी आ जाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के चिर सम्मत सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ए कह रहा है यह निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है, बी यह एक प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र है, सी यह सज्जीवन अर्जित करने की ओर लक्षित सामान्य हित को पूरा करता है, डी यह लोकतंत्र का एक पूर्व उदारवादी सिद्धांत है। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से आपको सही देखना है, त्रुटिपूर्ण निकालना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि आपको त्रुटिपूर्ण देखना है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सूचियां हैं, नीचे आपको कोड भी दिए गए हैं और आ जाते हैं, देख लेते हैं। संरक्षक लोकतंत्र, विकासात्मक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अभिजनवाद और बहुलवादी लोकतंत्र। चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर नीचे कोड भी दिया गया है। इसको मैच करते हैं। संरक्षक लोकतंत्र ये बेंथम का है तो यहाँ पर 4 कर लेंगे, ठीक है। विकासात्मक लोकतंत्र किसका है, जेएस मिल का है, तो इसको बी का 2 कर लेंगे हम। और लोकतांत्रिक अभिजनवाद सुम्पीटर हैं तो हम यहाँ पर 1 कर लेंगे। और बहुलवादी लोकतंत्र किसका है, तो बहुलवादी लोकतंत्र जो है रॉबर्ट डहल का है, तो ये हम यहाँ पर कर लेंगे 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है। बहुल तंत्र है, बी जनमत संग्रह मूलक तंत्र, सी जन लोकतंत्र, डी सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र। तो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप कौन है, ये आपको यहाँ पर देखना है। देखो क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है बहुल तंत्र, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लो, ऑप्शन आपको मिल गया है, मतलब भी समझ लीजिए। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र क्या होता है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मूलतः दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपके जो जनमत संग्रह मूलक ये जनतंत्र लोकतंत्र आ जाएगा, जन लोकतंत्र आ जाएगा, और जो दूसरा है ये भी आ जाएगा संग्रह मूलक लोकतंत्र। ये सब क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप माने जाते हैं, ठीक है। और लेकिन जो बहुल तंत्र है ये क्या है, अप्रत्यक्ष यानी कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, जिसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता प्रतिनिधि को चुनती है, वो प्रतिनिधि जो है जनता की तरफ से सारे डिसीजन लेते हैं। तो क्वेश्चन को मतलब भी समझते रहिए क्योंकि शब्दों का हेरफेर बहुत होता है और उसी में आप लोग फंस जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 72 क्या कह रहा है कि उस शब्दावली को पहचानिए जो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। नहीं पूछ रहा है विमर्शी लोकतंत्र, बहस पर आधारित सहमत, पूर्व नियत वरीयताएं, खुली एवं बल प्रयोग विहीन बहसें और आदर्श भाषण दशा, ठीक है। तो जो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है तो वो पूर्व नियत वरीयताएं, ये नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और विमर्शी लोकतंत्र क्या है, विमर्शी लोकतंत्र जो आधुनिक लोकतंत्र हैं, आधुनिक लोकतंत्र के जो प्रमुख प्रकार हैं उनमें से एक विमर्शी लोकतंत्र भी आपका है। चलिए आगे देखेंगे। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य है। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य कैसा है, हस्तक्षेपी राज्य है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए, औद्योगिक समृद्धि और आर्थिक विकास लाने के लिए, संपूर्ण सामाजिक जीवन को राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए और आंतरिक व्यवस्था लाने के लिए। तो किस तरह से, एक मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य है। आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर
राइट हो जाएगा। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य है, सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, किसने लिखा है कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है? सी.डी. बर्न्स हैं, बर्क हैं, ब्राइस हैं, कार्यालय हैं। 4 जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है, तो ये कहने वाले आपके बर्क महोदय हैं। ये कहते हैं कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है, बर्क। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? डेविड ह्यूम, जे ब्राइस, आर एम मैकाइवर, सी एच कोले। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, किसने किया है, किसने दिया है, तो ये देने वाले हैं ऑप्शन बी में कौन है, ब्राइस है। ये आपका राइट हो जाएगा, जे ब्राइस। ठीक है, ये ऐसा वक्तव्य इन्होंने दिया है ब्राइस महोदय ने कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, ब्राइस कहने वाले हैं ऐसा। आगे देखेंगे, सेशन को सभी लाइक करेंगे, जितने भी लोग जुड़े हैं लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। अगला है, लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? किसका है हित स्पंदन? गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, दबाव समूह, न्यायपालिका। तो यहाँ पर दबाव समूह, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन सत्ता पर क्या करते हैं, विविध प्रकार के दबाव डालते रहते हैं, जिसे आप लॉबिंग करना कह सकते हैं, और संसद सदस्यों से संपर्क स्थापित करना, ये सब साधन ये अपनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन कौन सा नहीं है? जनमत संग्रह नहीं है, उपक्रम नहीं है, दबाव समूह नहीं है, और रैंडस जी मिंडे नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी दबाव समूह, ये इसका साधन नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एस. मिल है, मैकाइवर है, डेविस मार्स है, या फिर लास्की है। तो ऑप्शन बी यहाँ मैकाइवर, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चेंज, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर महोदय हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? एडम स्मिथ है, ई बर्क है, एच लास्की है, या टीवी स्मिथ है। कौन किसने ऐसा किया है? तो ऐसा करने वाले टीवी स्मिथ महोदय हैं। जो टीवी स्मिथ हैं, इन्होंने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलो 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सी.डी. बर्न्स हैं, ब्राइस हैं, लास्की हैं, या मौसे तुंग हैं। ठीक है, कौन है? ऑप्शन डी यहाँ पर मौसे तुंग सही हो जाएगा। मौसे तुंग की पूरी पुस्तक है अ न्यू डेमोक्रेसी ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ये पुस्तक का नाम है उनके। और इन्होंने जो माओ है, माओ से तुंग है, इन्होंने चीन में जनवादी क्रांति की स्थापना की थी। मजदूरों के साथ साथ कृषकों का भी इन्होंने सहयोग मांगा था, इनको मिला था, यानी कि उनको भी सहयोग इन्होंने लिया था। मजदूरों के साथ साथ कृषक को भी इन्होंने जोड़ा था। आगे देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? ल्यूडोविकी, मार्क्स, टेलीरैंड और प्रोथा। 4 ऑप्शन है, तो ये कहने वाले टेलीरैंड महोदय हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे। सी.डी. बर्न्स हैं, लॉर्ड ब्राइस हैं, हेराल्ड जे लास्की हैं, और वाल्टर बेज हार्ट हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी.डी. बर्न्स महोदय ने ऐसा बोला है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, सी.डी. बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है? राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र कौन है? राज्य है, नागरिक समाज है, बाजार है, और
मीडिया है। यहाँ पर तीसरे क्षेत्र की बात हो रही है तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो, क्षेत्र और स्तंभ में कभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ क्षेत्र की बात की गई है तो तीसरा क्षेत्र राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र किसे, नागरिक समाज को माना गया है। लेकिन अगर स्तंभ की बात हो तो मीडिया को चौथा स्तंभ बोला गया है, चौथा स्तंभ, ठीक है, स्तंभ बोला गया है मीडिया को। और जो मूल 3 स्तंभ हैं वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका को लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ के रूप में माना जाता है। चौथा मीडिया हो जाता है स्तंभ। आगे देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। शांत घाटी आंदोलन का संबंध था, किससे था? पर्यावरण से, औद्योगिकरण से, संचार से या इन सभी से? तो जो शांत घाटी आंदोलन का संबंध था ये पर्यावरण से था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। और ये हुआ, जो शांत घाटी आंदोलन हुआ कहाँ था? केरल में हुआ था। केरल में कब से कब? 1973 से शुरू होकर के 80 तक ये चला था। 1980 तक ये चला था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना परिव्याप्त असमानताओं के विरुद्ध किए गए आंदोलन से संबंधित थी? तो ऑप्शन है ए, इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, बी कह रहा है 1789 की फ्रांस की क्रांति, सी कह रहा अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष और डी कह रहा है कि ये सभी। तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें असमानताओं के विरुद्ध किए गए आंदोलन से संबंधित थी 1789 की फ्रांस की क्रांति। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं बदलाव की अवधि थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 86। यह मत की समस्त संपत्ति चोरी की है, किसका है? मिल है, एडम स्मिथ है, मार्क्स है, प्रूदो है। बहुत ही फेमस है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रूदो। प्रूदो ने अपनी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी, संपत्ति क्या है, ठीक है, इसमें कहा था कि संपत्ति चोरी है। प्रूदो कैसे हैं? अराजकतावादी विचारक हैं। तो सारा एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनेंगे, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और नोट्स बनाते जाइए, जो भी आपके लिए न्यू है नोट्स बनाते जाइए, नोट्स ही आपके काम आएंगे। लिखने से फिक्सेशन होगा, प्लस लास्ट टाइम में आपको एक रिवीजन के लिए अच्छा खासा फैक्ट तैयार होगा। ठीक है, तो नोट्स बनाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, चाहे आप क्लास ले रहे हो और चाहे आप प्रैक्टिस देख रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछड़े देशों के प्राकृतिक संसाधन को लूटने की होड़ ने किस प्रवृत्ति को जन्म दिया? प्राकृतिक संसाधन को लूटने की होड़ ने, अराजकतावाद, साम्राज्यवाद, युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर बी, साम्राज्यवाद राइट हो जाएगा। देखो, साम्राज्यवाद ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र होता है और वो अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ये हस्तक्षेप देखो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं साम्राज्यवाद। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नौ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? नौ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है, तो ये जो है पेश करने वाले नक्रुमा हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, नक्रुमा। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि नौ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है, नक्रुमा। इसी से मिलता जुलता एक जो है स्टेटमेंट है लेनिन ने दिया था, वो स्टेटमेंट आप हमें बताएंगे, बहुत ही फेमस है और उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेनिन की दिया गया एक स्टेटमेंट है, सेम ऐसा ही मिलता जुलता है। आगे देखेंगे 89 सूची दिए हैं, कोड भी नीचे दिया गया है। हेगल है, ऑस्टिन है, मैकाइवर है और आपके गार्नर महोदय भी हैं। ठीक है, इन सभी को आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आपका हेगल आता है, ये तत्वशास्त्री हो जाएंगे 4। ऑस्टिन है, बहुत ही इजी है, तो ये न्यायिक हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। मैकाइवर किससे हैं? समाजशास्त्री हैं, तो 2 हो जाएगा। और गार्नर बचते हैं तो ये विवरणात्मक हो जाएंगे 3।
4123। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 4123। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है? विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पुस्तक किसने लिखी है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, एरस्ट बोसरूप ने, ओलिविया एस मिशेल ने और या एलिनोर ओस्ट्रोम ने? किसने ये पुस्तक लिखी है? ऑप्शन बी एरस्ट बोसरूप ने ये पुस्तक लिखी है, विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और अब्राहम लिंकन। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये भी बहुत फेमस है और आपको पता होना चाहिए। ये दिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किसके लिए है, किसने इसको लिखा है? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, ये स्वतंत्रता के लिए 27 साल तक जेल में रहे थे और ये जो है इनकी आत्मकथा है। देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के ये पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। आगे देखेंगे। ब्रिटेन में लोकतंत्र लाने वाला पहला प्रमुख सुधार निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रिटेन में लोकतंत्र लाने वाला पहला प्रमुख सुधार अधिनियम 1822, सुधार अधिनियम 1832, सुधार अधिनियम 1852, सुधार अधिनियम 1842। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, सुधार अधिनियम 1832। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नांकित में राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के पक्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के पक्ष में सभी समूहों के लिए उसकी प्रासंगिकता, ऑप्शन ए है। बी कह रहा है दार्शनिकता की प्रेरणा, सी कह रहा है कार्यदायित्व से मुक्ति, डी कह रहा है स्वयं को ही सही साबित करने हेतु। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, सभी समूहों के लिए उसकी प्रासंगिकता। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के पक्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु यही है गिवन ऑप्शन में। नेक्स्ट देखेंगे। पर्यावरणवाद की जड़ें मानी जाती हैं, कहाँ मानी जाती हैं? सामंतवाद के समर्थक आंदोलन के रूप में, स्वतंत्रता आंदोलनों में, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में, 19वीं शताब्दी के औद्योगिकरण के खिलाफ विद्रोह के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, 19वीं शताब्दी के औद्योगिकरण के खिलाफ के विद्रोह के रूप में। पर्यावरण की जो जड़ें हैं, पर्यावरणवाद, इसकी जो जड़ें हैं इसी में मानी जाती हैं। ज्यादा औद्योगिकरण होने से ये सारी प्रॉब्लम आई थी, उससे पर्यावरणवाद विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। ऐसा किसने कहा था? बोसांके हैं, हेनरी मेन है, MP फॉलेट है और हॉबहाउस है। यहाँ पर हॉबहाउस, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? फिदेल कास्त्रो हैं, स्टालिन, ग्रामसी, कास्टके। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा देकर राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय, बोल्शेविक क्रांति में या अल्जीरियाई क्रांति के समय और उसके पश्चात। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से सही जो है देखना है आपको कि आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ है। तो ये हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में और उसके पश्चात हुआ है। क्वेश्चन नंबर
98 देखेंगे, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, ब्राइस, अब्राहम लिंकन, लास्की और लावेल। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर अब्राहम लिंकन सही हो जाएगा। अब्राहम लिंकन कौन थे? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन से? 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन महोदय, अमेरिका के। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती है? फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर क्यूबा में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कहाँ पर जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी, क्यूबा में। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जब किसी देश में राजनीति में काफी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हो और सत्ता में उसकी भागीदारी हो तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। और इस तरह जो है यूरोप, फ्रांस, भारत, जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन होने के कारण एक दलीय शासन प्रणाली वहां पर प्रचलित है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है कि आधुनिक राज्यों में राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। बार्कर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बार्कर। ठीक है, इन्होंने ही बोला है कि आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। तो आज के हमने जो 100 क्वेश्चन लिए थे वो कंप्लीट हुए हैं और टाइम भी काफी हो गया, लगभग 1.5 घंटे होने वाले हैं। और इसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं हो सकी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो हमें उसे एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना होता है। जब कम क्वेश्चन लेंगे उसमें व्याख्या भरपूर होगी। और लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेनिफिशियल है, आप इनको अगर देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने ओरली जो है विश्लेषित करने की कोशिश की है, उनको व्याख्या देने की कोशिश की है। तो अगर उससे आप नोट डाउन करेंगे तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। यहीं पर ये सेशन को हम वाइंड अप करेंगे और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।